धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसी क्रम में मैं श्रीमती पुष्पा भूषाल मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसंचित करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज के इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्षों, डैश में विराजमान संपूर्ण व्यक्तित्व, यहाँ उपस्थित संपूर्ण महान भाव, नेपाल भारत सांस्कृतिक अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक के अंतर्गत जो हम लोग आज बंद सत्र में नेपाल और भारत के बीच के संबंध को कैसे और अधिक प्रगाढ़ कर सकते हैं, हमको लगता है इस सत्र में इसमें घनीभूत छलफल होगा। नेपाल की तरफ से हमको कुछ कहने का मन लग रहा है। नेपाल और भारत का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली, हम लोग देखेंगे राजनीतिक प्रणाली, राजनीति का उत्पत्ति एक ही ढंग से हुआ है। क्रांति आंदोलन के माध्यम से पॉलिटिकल डिपार्चर, राजनीतिक रूपांतरण नेपाल में भी भारत में भी प्राप्त हुआ है। दोनों का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली देखेंगे, दोनों में एक ही किस्म का संसदीय प्रणाली है। स्थानीय सरकार भारत की तुलना में नेपाल कुछ, हमारे संविधान ने कुछ बड़ी मजबूत बना दिया है, स्थानीय सरकार को बड़ी मजबूत बना दिया है। नेपाल में हमारे यहाँ कमेंटेटर बैठे हैं, हमारे कोसी प्रदेश के माननीय विधायक भीम पराजुली, वो कोसी प्रदेश के मोरंग महानगर पालिका के मेयर के रूप में वो चुनाव लड़के 5 साल वो काम किए, क्योंकि वो कार्यकारी पद था। और अब वो प्रदेश में आके प्रदेश सभा में चुनाव लड़े। हमको लगता है तुलनात्मक रूप से वो जब मेयर थे उस समय उनका जो पावर था, कार्यकारी पावर, उससे अभी फेडरलिज्म में प्रवेश करते हुए, प्रदेश सभा में वो एंट्री करते हुए उनका पावर उनको महसूस, साइकोलॉजिकल उतना पावर वो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि मेयर जो स्थानीय गवर्नमेंट का चीफ है उसका कार्यकारी पावर वेरी स्ट्रॉन्ग। तुलनात्मक ढंग से भारत और नेपाल में एक फर्क सिस्टम, जो लोकल गवर्नमेंट है वो इंडिया में, नेपाल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोर पावर, मोर रिसोर्सेज, एग्जीक्यूटिव पावर से एंजॉय करता है। जो नेपाल में इंडिया के जो पंचायत एक्ट ने लोकल गवर्नमेंट बनाया उसमें थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो पॉलिटिकल सिनारियो एक ही है। मल्टी पार्टी सिस्टम, फेडरल सिस्टम एक ही किस्म का सिस्टम है, जहां बहुत से पार्टी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े, अधिकार के लिए लड़े, समानता के लिए लड़े, राष्ट्रीयता के लिए लड़े। सबका मिशन और गोल एक ही था, मुल्क के जनता और मुल्क को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कराएंगे। अब तो वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्रवेश कर चुका। ग्लोबल पॉलिटिक्स नेपाल भारत केवल नहीं, ग्लोबल अंतरराष्ट्रीय लेवल में अब भारत का पहचान, नेपाल का पहचान कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वहां छलफल प्रारंभ हो गया। अब का पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में चला गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चला गया। पर हमको लगता है भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, नेपाल अपना पहचान अंतरराष्ट्रीय जगत में अपना पहचान को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल का मौलिकता, नेपाल का विविधता को लेके, पर हमको लगता है इंडिया और नेपाल के बीच में हम लोग का सिस्टम एक ही है, वो अचीवमेंट है हमारे लिए। पर नेपाल और भारत के बीच को संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए हमको लगता है हम मल्टी पार्टी सिस्टम में हैं। आज नेपाल और भारत के बीच में जितना संबंध है, आर्थिक संबंध, वैदेशिक संबंध, सामाजिक संबंध, कूटनीतिक संबंध, संवैधानिक संबंध, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ लिबरल प्रोविजन भी रखा हुआ है। आप लोग ने सुना, हम लोग जब संविधान बना रहे थे, सुबह हम लोग गए, हमारा सांस्कृतिक संबंध छोरी बेटी का, चेली बेटी का संबंध भी है, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति का भी संबंध है। और हम लोग संविधान बना रहे थे, संविधान में बहुत आवाज उठा, बाहर की महिला नेपाल से यदि विवाह कर रही है तो कल तो वो तुरंत नागरिकता प्राप्त करती थी,
जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन नागरिकता प्राप्त करती थी। पर अभी संविधान बनते वक्त बहुत बहस चला, बहुत संवाद चला कि नहीं, तुरंत नागरिकता नहीं देना चाहिए। पर एटलीस्ट लास्ट में नेपाली कांग्रेस भी उसी के पक्ष में था और बहुत से पार्टी भी उसी के पक्ष में थे, क्योंकि वो परंपरा से चली आया का, जो परंपरा से चल के आया अभ्यास है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये महिला अधिकार से जुड़ा हुआ है, ये महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कल तो उनको विवाह से आते ही उनको जो तुरंत नागरिकता दिए वो देना चाहिए, क्योंकि विवाह को हम लोग सम्मानजनक ढंग से देखते हैं। विवाह एक प्रथा है, परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है। उसके आगे विवाह की प्रथा से वो समाज को, सभ्य परिवार से राज्य को सभ्यता के साथ आगे हम लोग ले जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग लड़े कि नहीं, संविधान में जो बात थी वही होना चाहिए, क्योंकि वो सांस्कृतिक पक्ष से जुड़ा हुआ था, ये भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ था, ये महिला के अधिकार और अस्मिता से जुड़ा हुआ था। विवाह के पश्चात पति के घर में आते हुए यदि वो चाहती है तो उसको नागरिकता तुरंत देना चाहिए। इसीलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग ये सांस्कृतिक पक्ष भी संविधान बनाते वक्त इससे प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव नेपाल में संविधान बनाते वक्त भी पड़ा। पर दूसरी बात हम यहाँ अधिक नहीं कहेंगे, नेपाल और भारत के संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए चाहे कोई पार्टी सत्ता में हो, चाहे कोई पार्टी विपक्ष में हो, नो मैटर, पर हमारा दृष्टिकोण, एजेंडा कॉमन होना चाहिए, एक मास्टर प्लान होना चाहिए। रिलेशनशिप में हम लोग का एजेंडा क्या, भारत और नेपाल का संबंध क्या, आर्थिक कूटनीति के दृष्टिकोण से सभी पार्टी का एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए। राजनीतिक संबंध का बात, फॉरेन पॉलिसी के बाद नेपाल और भारत के संबंध के बीच में जो हम लोग विदेश नीति बनाएंगे, उसमें ये मतलब नहीं कि कौन पार्टी सत्ता में गया, कौन पार्टी पार्लियामेंट में अपोजिशन में बैठेगा, वो सेकेंडरी पार्ट है। पर भारत और नेपाल के बीच में विदेश नीति कैसा होना चाहिए, एक कॉमन एजेंडा बनना जरूरी है। वो होगा तो कल जो पार्टी रूलिंग में गए, दूसरा पार्टी अपोजिशन में होगा, वह सदन के बाहर होगा, वो नो मैटर। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में एक वैदेशिक नीति, फॉरेन पॉलिसी क्लियर होना चाहिए। उससे आर्थिक कूटनीति का संबंध है हम लोग का, क्योंकि हम सुबह के सत्र में हमारे मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत नेपाल के प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी कुछ अपना सहयोग, आर्थिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। पर वो बात, ये बात जो आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक कूटनीति के अंतर्गत सहयोग कर रहे हैं, इसको पॉजिटिवली व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग, इसको पॉजिटिवली, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पॉजिटिवली हम लोग कैसे संवाद करेंगे, कैसे व्याख्या करेंगे, ये बात सबसे अहम महत्वपूर्ण है जैसे हमला लग रहा है। इसीलिए हमको लग रहा है कि अब, मैंने सुबह भी कहा था कि अब हम लोग एक नए स्कूलिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, संविधान बन रहा था, बहुत सा नया बात संवाद में गया था। अब नेपाल और भारत के बीच में हमने सुबह कहा था 40% युवा लोग को नहीं मालूम इंडिया भारत का संबंध क्यों प्रगाढ़ होना चाहिए, क्यों हम लोग नेपाल और इंडिया के बीच में नजदीक आना चाहिए। अभी क्या 40% पॉपुलेशन को वो समझाना जरूरी है, वो स्कूलिंग में छलफल भी कराना जरूरी है, क्योंकि अब आ रहा है नया ट्रेंड, आ रहा है नया ट्रेंड, ओपन पूरा बात है। जैसे कल जैसे सीमाना खुला था, सुबह का है हम लोग सीमाना खुला है, जो भी आ सकता है, जो भी जा सकता है। पर अभी का 40% जनरेशन देख रहा है, वहां पर कुछ कंडीशन लग रहा है। अब तो कुछ कंडीशन लग रहा है। वाई, क्यों कंडीशन लगा रहा है, क्यों हमको इंडिया जाते वक्त कुछ कंडीशन, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, वह कुछ कंडीशन रखना जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए बाइलैटरल एग्रीमेंट ने वही खोजा, उससे और प्रगाढ़ हो सकता है। क्योंकि अभी का युवा बोलेगा कल तो कुछ नहीं चाहिए, पर आज तो हम लोग सीमा उधर जाते वक्त, सीमा से इधर आते वक्त लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमको लगता है सीमा से जोड़िए का बहुत सा विषय वस्तु उठ रहा है, बॉर्डर का प्रॉब्लम उठ रहा है नेपाल में, हाउस में वो पूरा बात उठ रही है। वो कोई एक पार्टी की बात नहीं है, दो पार्टी की बात नहीं है, पर अभी के युवा को क्या इंप्रेशन देना चाह रहे हैं हम लोग। इसीलिए सीमा के विवाद के बारे में एक कॉमन एजेंडा कैसे बनाएंगे, उसको व्याख्या कैसे करेंगे, वो जरूरी है। छलफल करने के लिए वो भी बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम लोग कृषि का बात कर रहे हैं,
कृषि में नेपाल भी कृषि प्रधान देश, भारत भी कृषि प्रधान देश, पर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समय हो गया, कुछ महीना हो गया, कुछ चीज उधर से इधर आना बंद हो रहा है, उधर से इधर आना बंद हो रहा है, पर उसके उसके लिए स्पष्ट दृष्टिकोण क्या है? क्यों बंद हो रहा है? वो कृषि का उत्पादन नेपाल से भारत, भारत से नेपाल जाते वक्त क्यों वहां टैक्स की बात आ रही है? क्यों वो निषेध क्यों हो रहा है? उसको व्यवस्थापन कैसे करें, उसको मैनेजमेंट कैसे करें? एक दूसरे के मार्केट में पहुंचाने के लिए, वो प्रोडक्शन को एक दूसरे के मार्केट में पहुंचाने के लिए हम लोग को कैसा बायलैटरल एग्रीमेंट करना चाहिए, इसके बारे में पनि संवाद होना जरूरी है। क्योंकि अभी का नया जनरेशन तो वो खोज रहा है कि क्यों चाहिए दोनों के बीच में, दोनों कृषि प्रधान देश है, दोनों में उत्पादन होता है, दोनों का मार्केट हम लोग देखेंगे। नेपाल के लिए तो भारत को मार्केट तो ह्यूज मार्केट है, यहाँ के पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तो नेपाल का मार्केट, भारत का मार्केट तो नेपाल के लिए तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, पर उसके लिए फिर एक कोई एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट का आवश्यकता है उसको व्यवस्थापन करने के लिए। वो भी एक सहयोग का क्या है, कड़ी है। इसीलिए हमको लगता है हम एक दूसरे से नजदीक आने के लिए हमने हमारे अभी विज्ञ माननीय देवेंद्र राज कर्णेल ने बहुत बात की कि नेपाल एक डाइवर्सिटी, वहाँ बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विविधता का देश है। वहाँ सब लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने समानता के लिए लड़ रहे हैं, और सबको एक सूत्र में बांधना जरूरी है। सभी को एक सूत्र में, उससे द्वंद्व उत्पन्न ना हो, उससे सबको एक सूत्र में हम लोग कैसे बांध देंगे, उसके लिए बहस चलाना जरूरी है। हम लोग हिंदुत्व का बात कर रहे हैं, हिंदुत्व का बात करते समय हम लोग बोलते सभी धर्म को सम्मान देने के लिए हिंदुत्व का आइडियोलॉजी का चर्चा चलना चाहिए, जिसको इंडिया भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर वो क्यों हम लोग हिंदुइज्म का बात क्यों कर रहे हैं? मैं मेरे बेटे को समझा नहीं सकती क्यों हिंदुइज्म, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म क्यों चाहिए नेपाल में, क्यों ये आवश्यकता है, अभी का आवश्यकता क्यों? क्योंकि द्वंद्व जो बढ़ रहा है, सेकुलर के नाम में जो द्वंद्व बढ़ रहा है, वो द्वंद्व को व्यवस्थापन करने के लिए हिंदुइज्म का फिलोसॉफी का चर्चा होना जरूरी है। वो मेरे बेटे को हम पहले समझाना चाहिए। इसीलिए जो नया जनरेशन है वो बहुत क्वेश्चन उठा रहा है। नेपाल और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है उसमें बहुत चैलेंज व मिसअंडरस्टैंडिंग व स्कूलिंग क्लियर नहीं है। इसीलिए हमने ये जो बंद सत्र है, हमको लगता है जो डिबेट की बात है, जैसे 1950 का एग्रीमेंट का बात है, उसमें भी अभी का बहुत क्वेश्चन उठ रहा है, उसको क्लियर भी करना जरूरी है। अंत में हमको लगता है कि नेपाल और इंडिया, ये दोनों देश एक आपस में जब तक घनिष्ठ संबंध हम फॉरेन पॉलिसी में क्लियर होंगे नहीं होंगे, हम आर्थिक कूटनीति में संबंध क्लियर नहीं होंगे, हम पीपुल्स टू पीपुल्स, नेशन टू नेशन हम लोग जब तक नजदीक नहीं होंगे, एक साझा दृष्टिकोण, जब तक सिस्टम को रन करने के लिए पहले स्कूलिंग क्लियर होना जरूरी है। मुल्क के सिस्टम को क्लियर करने के लिए पहले बायलैटरल एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक एटीट्यूड, क्योंकि आज एक पार्टी आया सरकार में, एक रिलेशन हुआ इंडिया से, कल दूसरा पार्टी आएगा रूलिंग में, फिर दूसरा संबंध होगा इंडिया से, वो नहीं। एक ही स्कूल, एक ही सिस्टम, साझा जो होता है कॉमन एजेंडा, उसमें हम लोग को स्ट्रिक होना जरूरी है। इसीलिए हमको लगता है जो हम लोग के बीच में हमारा सिस्टम भी एक ही है, धर्म एक ही है, संस्कृति, सभ्यता सब एक है। हम कह रहे थे अभी, हमारे विज्ञ ने कहेंगे ये धर्म तो राजनीति है, हम बोले हाँ, कल तो रामायण भी धर्म के नाम में हुआ, महाभारत भी धर्म के नाम में हुआ, पर उसका दर्शन क्या था? उसका दर्शन था अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए वो युद्ध हुआ था। इसीलिए वो धर्म का फिलोसॉफी तो अन्याय और अत्याचार खत्म करना और स्वराज्य स्थापित करने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए, सब जनता का अधिकार को स्थापित करने के लिए, विकास के लिए हुआ था वो लड़ाई। इसीलिए धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे तो उसका व्याख्या भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों हम लोग जोड़ते हैं कह के। इसीलिए हमको लगता है ये सत्र में इतनी जितना मेरा अपना सोच है, जितना दृष्टिकोण है, उसको नेपाल और भारत के विज्ञ और यहाँ बैठे हैं, हमको लगता है ऐसा छलफल, यहाँ विद्यार्थी लोग भी बहुत अधिक है। इसीलिए मैंने
बारंबार हम नेपाल के युवा का बात करते हैं, नेपाल के युवा का एटीट्यूड, नेपाल के युवा का स्कूलिंग अभी जिन किससे आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए भी ये संवाद उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा, हम महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हमको लगता है ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये सत्र से जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, परिणाम होगा। इसीलिए हम फिर ये सत्र को जो अवसर देके मेरा जो विचार रखने का जो अवसर दिए उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस सत्र से हम लोग भी बहुत अधिक ज्ञानवर्धक होंगे व आशावादी भी रहते हुए मैं अपना कथन यहीं पर रोकती हूँ। धन्यवाद।